हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 5 की। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 6.32 में। तो जो आकृति दी गई है उसको हम सामने रख लेते हैं। ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है, आपकी बुक में ये बनी हुई है। इसमें दिया गया है कि यदि ए बी समांतर सी डी हो। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो ए बी रेखा है ये समांतर है सी डी के। तो ए बी और सी डी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें दिया गया है साथ में कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश। ये देखिए ए पी क्यू, यानी कि ये वाला ए से स्टार्ट करेंगे, ए पी क्यू, बीच में क्या आया पी, तो बीच वाला कोण 50 अंश है ये वाला, यानी बीच वाले बिंदु पर 50 अंश का कोण बनेगा। तो ये इतना हिस्सा 50 अंश का कोण है। आगे लिखा है कि कोण पी आर डी बराबर 127 अंश। तो यहाँ पे आप देखिए पी आर डी 127 अंश ये यहाँ पे दिया गया है। तो हमें x और y के मान निकालना है। ये यहाँ पे इतना, ये जो कोण है ये कितना होगा, और यहाँ पे इतना, बस यहाँ से लेके यहाँ तक ये बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो फाइनली हमें पता चला कि हमें x और y के मान निकालना है और ये मान हमें दिए गए हैं। और इस चित्र को ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया रहता है ना वो हम सबसे पहले लिखते हैं, जो हमें दिया रहता है। तो आइए हम लिखेंगे, दिया है, चलिए बताइए क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट, क्वेश्चन को देखते ही हमें यहाँ से शुरू करना है। ए बी समांतर सी डी ये हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर सी डी। साथ में कोण दिए गए हैं, कोण कौन कौन सा है, ए पी क्यू बराबर ये हमें दिया गया है 50 अंश। ठीक है, और साथ में कोण पी आर डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण पी आर डी बराबर 127 अंश। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो ज्ञात क्या करना है, उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, x और y के मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और y के मान। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर क्वेश्चन मार्क, या कोण x बराबर क्वेश्चन मार्क या कोण y बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति, इसको सॉल्व करना है। तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं उपपत्ति। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो चित्र की हेल्प लेंगे और समझेंगे कि कैसे हम x और y के मान निकाल सकते हैं। ये देखिए, पहले एक बार में पूरा समझ लेते हैं कि कैसे इसको करना है। चूँकि ए बी और सी डी समांतर रेखाएँ हैं और पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना कोण यहाँ पे बन जाएगा। तो x का मान हम देख के ही बता सकते हैं कि 50 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि z आकृति के कोण एकांतर कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 50। अब इसके बाद ये त्रिभुज अगर हम समझें पी क्यू आर, तो पी क्यू आर की एक भुजा ये मान लीजिए बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये बहस कोण प्रमेय है। तो यहाँ पे बहस कोण बनेगा ये 127, और इसका योग, इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी x प्लस वाई बराबर 127 हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x का मान 50 होगा, तो 50 प्लस वाई बराबर 127 होगा, तो 50 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। ये ओवरऑल पूरे आंसर का यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन ये हमने देखा। अब इसको करना कैसे है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे चूँकि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है। ये देखिए ए बी और सी डी समांतर है, और पी क्यू तिर्यक रेखा है, और आप यहाँ पे लिखोगे और पी क्यू तिर्यक रेखा है। आप देख सकते हैं पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो कोण ए पी क्यू बराबर होगा पी क्यू आर के, यानी कि ए पी क्यू में ये वाला कोण आ जाता है। देखिए आप, ए पी क्यू ये वाला कोण किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के, यानी कि इसके। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण ए पी क्यू बराबर होगा, बताइए कौन सा कोण, पी क्यू आर। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण पी क्यू आर, और ये कौन से कोण हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, ये एकांतर कोण है। तो आपने यहाँ पे लिखा एकांतर कोण है। ठीक है, अब लेकिन ए पी क्यू का मान हमें दिया गया है, ए पी क्यू बताइए कितना दिया गया है, 50 अंश ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए पी क्यू तो 50 अंश होगा। तो ये जो है कोण पी क्यू आर के बराबर हो गया ना, कोण पी क्यू आर।
तो पी क्यू आर का मान कितना मिला हमें 50 अंश, कौन से एक्स का मान। तो बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पी क्यू आर है वो तो कितना है एक्स है, तो हम इसी के नीचे बना सकते हैं कि 50 अंश बराबर पी क्यू आर को हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एक्स दिखा सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स। तो ये हम हाईलाइट कर देंगे कि हमें एक्स का मान मिल चुका है। अब इसके बाद हम त्रिभुज ले लेंगे पी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों का जोड़ना इसके बराबर होगा, तो जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 127 अंश, लेकिन x का मान हमने कितना निकाला है 50, तो हम यहाँ पे x की जगह पर कितना रख सकते हैं 50 प्लस कितना रखेंगे y बराबर कितना आएगा 127 अंश, है ना। 50 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो y बराबर 127 तो यहाँ पे पहले से लिखा था, लेकिन ये जो 50 है इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, है ना। तो 127 में से हम 50 घटा देंगे तो कितना आएगा 77, तो यहाँ पे आएगा 77 अंश, ठीक है। तो ये आ गया बाई का मान। तो x और बाई दोनों के मान हमने निकाल लिए हैं, तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट मान x बराबर 50 अंश और y बराबर 77 अंश होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। और आप तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 6.33 में, तो मैं आपके सामने यहाँ पे आकृति रख देता हूँ। ये देखिए ये आकृति बनी हुई है आपकी बुक में। अब इसी से हमें समझ के इसको हल करना है और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको भी देखना है। इसमें दिया है पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए ये पी क्यू और ये आर एस, ये दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी ये समांतर रेखाओं जैसे हैं। समांतर रेखाओं का मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा हर जगह पर हर लोकेशन पर समान है। आगे ये दिया गया है कि एक आपतन किरण ए बी, ये देखिए ये आपतन किरण है यानी कि ए बी आने वाली किरण है, ये प्रकाश किरण है जो दर्पण से टकरा रही है। तो आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है। ये देखिए ये आपतन किरण ए बी है, ये दर्पण से बिंदु बी पर टकराती है। यहाँ पे लिखा है ना पी क्यू दर्पण पी क्यू से, यानी ये दर्पण कौन सा है पी क्यू है। अब इससे किससे टकराती है बिंदु बी से टकराती है, बिंदु बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर, और जैसे टकराई उसके बाद टकराने के बाद ये परावर्तित होती है तो इसका पथ होता है बी सी। परावर्तित पथ क्या है बी सी, पहले ए बी आई है बी पर टकराई है और परावर्तित पथ जो है वो बी सी है। आगे लिखा है कि दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। अब देखिए बी सी पर चलती है, अब दर्पण आर एस मिला उसे, जैसे ही यहाँ से निकली किरण तो उसे कौन सा दर्पण मिला आर एस, तो आर एस से ये सी पर टकराती है और फिर सी डी पथ ग्रहण करती है। तो जैसे ही आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, सी डी के अनुदिश यानी सी डी की दिशा में ये परावर्तित हो जाती है। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। आगे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी। ये हमें ज्ञात करना है या सिद्ध करके बताना है कि ए बी समांतर है सी डी, मतलब ये ए बी भुजा है और ये सी डी है, ये आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ये दिया गया है कि पी क्यू और आर एस ये समांतर हैं एक दूसरे के, और ये बताओ कि ए बी सी डी के समांतर है कि नहीं है, और है तो सिद्ध करके बताओ कि कैसे है। तो दिया ये गया है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समांतर हैं, ये हमें दिया गया है, लेकिन सिद्ध करके क्या बताना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं, ये सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो समांतर हैं लेकिन सिद्ध करना है कि क्यों हैं और कैसे हैं, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है आप एक एक करके देखते चलिए और सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। क्वेश्चन का इतना हिस्सा आप पढ़ोगे समांतर रखे गए हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि पी क्यू समांतर है आर एस के, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे और लिखेंगे कि दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है पी क्यू समांतर आर एस, क्योंकि दोनों, तो पी क्यू भुजा हम यहाँ पे मानेंगे भले ही दर्पण है, पी क्यू समांतर आर एस, ये हमें दिया गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि ज्ञात क्या करना है, तो हम हेडिंग लगाएंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, तो ये ए बी समांतर सी डी ये हमें सिद्ध करना है एक्चुअल में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी ये हमें सिद्ध करना है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ज्ञात करना है की जगह पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट सिद्ध करना है, और फिर आप ये बस लिख देंगे ए बी समांतर सी डी। अब इसके बाद हमें इस चित्र में ध्यान से देखना है और इसमें कुछ रचना करनी है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो हमने एक नियम पढ़ा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन आपतन कोण कब बनेगा, जब हम अभिलंब खींचेंगे इस तल से। यानी कि जो ये तल आपको दिख रहा है इससे 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक लंब खींच देंगे और इसे हम कहते हैं अभिलंब। ये देखिए, आपने 10th में पढ़ा होगा या 10th में आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी तो आप 9th में हो। तो ये देखिए, और यहाँ भी टकरा रही है, तो टकराने वाले बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये देखिए, यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे एक लंब खींच दिया, यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे एक लंब, इसका नाम दे दिया। यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं और अपने अनुसार आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ M और यहाँ पे नाम दे देता हूँ N। तो MN ये दो हमने, BM और CN दो हमने अभिलंब खींचे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रचना में, तो जो रचना करनी है उसमें कि यहाँ पे BM जो है वो लंब खींचा हमने, किस पर है, ये लंब का चिन्ह बना के बता दिया कि ये P के ऊपर है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो है P के ऊपर है। इसके साथ में जो CN लंब हमने खींचा है, तो CN लंब जो खींचा है वो किस पर है, RS पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RS। ठीक है, तो ये हमने खींचे या रचना की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया खींचे। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट हमने दिया है, ज्ञात करना है और रचना, ये तीनों पॉइंट हमने किए। अब अगर हम मान लेते हैं कि ABM थीटा है, अगर हमने ये माना कि ABM थीटा है, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि आपतन कोण है ये। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के कैसा होता है, बराबर होता है। ये होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उपपत्ति में, उपपत्ति मतलब होता है प्रूफ करना। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि अगर हम माना कोण ABM बराबर थीटा है तो MBC भी थीटा होगा। तो कोण MBC बराबर थीटा होगा। कैसे होगा, परावर्तन के नियम से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया परावर्तन के नियम से, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम थीटा बना देते हैं, तो ये दोनों थीटा हैं। लेकिन अगर हम देखें तो BM समांतर है CN के, क्योंकि ये लंब है। तो हम आगे लिखेंगे परंतु चित्र में BM जो है वो समांतर किसके है, CN के। तो जब ये BM CN के समांतर हैं तो जितना को अब, और BC तिर्यक रेखा है तथा BC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण बनेगा। तो जितना कोण यहाँ पे बनेगा बिल्कुल उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि जेड आकृति का एंगल आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये थीटा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब MBC, कोण MBC बराबर किसके होगा, BCN के, कोण BCN के। और ये दोनों कितने होंगे, थीटा। और क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एकांतर कोण है। अब जब लेकिन जितना यहाँ पे बनेगा उतना यहाँ पे बनेगा, क्यों, क्योंकि परावर्तन का नियम यहाँ पे भी तो लागू होगा। तो हम लिखेंगे तथा कोण BCN जितना होगा, कोण BCN बराबर किसके होगा, NCD के, कोण NCD के। और ये कितना होगा, थीटा होगा, थीटांश, क्योंकि परावर्तन के नियम से। हमने यहाँ पे लिख दिया परावर्तन के नियम से। तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे भी थीटा बना दिया। तो कंप्लीट ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 थीटा, और ये भी कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 थीटा और 2 थीटा बराबर है, तो हम लिखेंगे चूँकि, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे ABC और BCD, क्योंकि यहाँ भी 2 थीटा है ये वाला और यहाँ भी 2 थीटा है। तो हम लिखेंगे चूँकि
कोण ए बी और सी बराबर है कोण बी सी डी के, बी सी डी बराबर दोनों का मान कितना है 2 थीटा। तब अब ये क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण बराबर कब होते हैं, जब रेखाएं कैसी हों, उससे मिलने वाली समांतर। तो ये रेखा और ये रेखा कैसी हो गई, समांतर। तब ए बी जो है वो समांतर होगी किसके, सी डी के। सिद्ध हो गया ये। बस इतना ही करना है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।